नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फॉर फैमिलीज पर। और आज हम बात करने वाले जिस मूवी के बारे में वो बड़ी एक्साइटिंग सी होने वाली है। आज की मूवी का नाम है सम्राट पृथ्वीराज, जो कि 3 जून 2022 को रिलीज हो चुकी है। तो चलो करते हैं इसे एक्सप्लेन इन अपने अंदाज। तो स्टोरी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है मोहम्मद गौरी को, जो कि अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं। उनके सामने खड़े होते हैं पृथ्वीराज, जिनका रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे होते हैं। उनकी आंखें नहीं होती और वो वहाँ पे खड़े होते हैं। उनके सामने पहले एक शेर आता है जिसे उन्हें मारना होता है, और इसी के कारण पहले शेर को मार देते हैं। फिर दूसरा शेर आता है, वो दूसरे शेर को ही मार देते हैं। उसके बाद वो गौरी को चैलेंज देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए, एक बार लड़ा जाए, ये बेजुबान जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलते ही वो वहीं पे बेहोश हो जाते। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक सीन के साथ, जहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ गवैया गाना गा रहे होते हैं। वो गाना गा रहे होते हैं पृथ्वीराज की तारीफों के बारे में, कि पृथ्वीराज किस तरह के हैं, वो किस तरीके का शासन करते हैं, और भी बहुत छोटी छोटी चीजों को। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि पर्दे के पीछे खड़ी होती है, उन सारी बातों को सुन रही होती है। वो एक सिपाही से बात करने लगती है, जो कि पृथ्वीराज का होता है। वो उन्हें कुछ सवाल पूछती है और कहती है कि मैंने आपके राजा को केसर भेजा है, और उन्हें कह देना कि होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ वही सिपाही उन्हें एक तोहफा देता है, जिसे लेके उसकी सखियां वहां से भाग जाती हैं। तभी दिखाया जाता है वो लड़की कोई और नहीं, पृथ्वीराज की प्रेमिका, उनकी होने वाली बीवी संयुक्ता होती है, जो कि एक तीर के ऊपर पृथ्वीराज का नाम लिख रही होती है, जो कि उन्होंने पृथ्वीराज को तोहफे में दिए होते। जिसे देख के पृथ्वीराज बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं वो लड़की कितनी अच्छी होगी, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसने मुझे कभी देखा नहीं। तभी आसपास के माहौल को दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज की प्रजा पृथ्वीराज से बहुत ज्यादा खुश है। वहाँ पे होली का माहौल होता है, सभी लोग नाच रहे होते हैं। वहाँ पे पृथ्वीराज नाच रहे होते हैं और वहाँ पे संयुक्ता, दोनों अपनी धुन में खोए होते हैं। तभी एक दिन दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज अपने भवन में होते हैं, या यूं कहूँ प्रजा की बातें सुन रहे होते हैं। जिस दौरान एक दूत आता है, जो कि नीर हुसैन का होता है। नीर हुसैन मोहम्मद गौरी का भाई होता है। वो बताता है कि नीर हुसैन ने अपने भाई की जो रखेल है उसे प्यार कर लिया है, और वो रखेल भी नीर हुसैन से बहुत प्यार करती है। उन दोनों ने गौरी का राज छोड़ दिया है, जिसके कारण मोहम्मद गौरी उन दोनों को अब मरवाना चाहता है। इसलिए नीर हुसैन उनकी जो प्रेमिका है वो आपकी शरण में रहना चाहती है। आसपास के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, खासकर उनके काका जी, जो कि हमारे संजय दत्त होते हैं। और वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो लड़ाई हो सकती है। तभी वो समझाता है कि प्रेम करना एक पाप नहीं होता है, प्रेम किसी को भी किसी से हो सकता है। क्या उस रखेल को, जिसे गौरी ने इतने सालों तक अपने साथ रखा, क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? मैं उसे शरण दूंगा, मेरी शरण में आया वो हर इंसान मेरी जिम्मेदारी है। तभी सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है कि गौरी का दूत अब उनके सामने आया होता है। वो बहुत अकड़ में आया होता है और उनके सामने बोलने लगता है कि अगर तुमने नीर हुसैन को उनके हवाले नहीं किया, चाहे तो आप नीर हुसैन की रखेल या गौरी की रखेल को अपने पास रख लो, मगर नीर हुसैन को आपको हमें देना पड़ेगा, वरना एक जंग छिड़ेगी आपके और मोहम्मद गौरी की प्रजा के बीच में, या यूं कहूँ उनके सैनिकों के बीच में। पृथ्वीराज गौरी के दूत को बोलते हैं कि अगर वो युद्ध चाहते हैं तो हमें मंजूर है, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध हो रहा होता है, जिसमें कि गौरी हार जाता है और गौरी को बंदी बना लिया जाता है। मगर इन सभी चीजों के बीच में नीर हुसैन की मौत हो जाती है, जिसको देख के पृथ्वीराज थोड़े दुखी होते हैं। वो गौरी को देखते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। उसकी पूरी सेना तबाह हो चुकी थी। सभी लोग कह रहे थे कि गौरी को मौत की सजा देनी चाहिए, मगर पृथ्वीराज उसे माफ कर देते और कह देते हैं कि अगर ये मौत चाहेगा तो इसे मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि मौत तो सिर्फ शूरवीरों को मिलती है, इन जैसे कायरों को नहीं। वो गौरी को वहां से छोड़ देता है। जिसका दिखाया जाता है कि संयुक्ता के पिता कन्नौजपति, जो कि दिल्ली में शासन करना चाहते थे, जिनके पास दिल्ली थी, उन्होंने उस शासन को देने से मना कर दिया। उन्होंने वही शासन को पृथ्वीराज को दे दिया। जब उनसे सवाल पूछेगा कि आपने इस पूरे शासन को पृथ्वीराज को क्यों दिया, वो कहने लगे कि ऐसा एक कारण हो, 2 कारण तो मैं आपको बताऊं, मगर वो बहुत सारी खूबियां हैं जो पृथ्वीराज में हैं जो आप में नहीं है। इसके चक्कर में किन्नौर के राजा या किन्नौरपति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो पृथ्वीराज के अगेंस्ट एक योजना रचते हैं, जिसमें वो यज्ञ करते हैं और पृथ्वीराज को न्योता देते हैं। उस यज्ञ के अनुसार अगर उस यज्ञ में किसी को बुलाया नहीं जाता तो उसका अपमान होता है। अगर उस यज्ञ में आप दान नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप उनके खिलाफ हो,
जिसका मतलब युद्ध है। तो वही पृथ्वीराज को अपने दूत के द्वारा बताता है कि ये पैगाम पृथ्वीराज तक बताओ। पृथ्वीराज इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए, क्योंकि हमें झुकना सही नहीं लगता, खासकर किसी और को ऊपर समझ के। दिल्ली को आधा देने का हक हम नहीं समझते। अगर दिल्ली हमारी है तो मैं दिल्ली नहीं दूंगा। इस चीज़ के लिए वो चिढ़ जाते हैं। किन्नौर के राजा अपनी बेटी को स्वयंवर भी रच देते हैं, जिसके लिए उनकी बेटी मानती नहीं है। वो कहती है कि पृथ्वीराज को मैं पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और से स्वयंवर नहीं करूँगी। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि एक औरत की जिम्मेदारी यही होती है, पहले अपने पिता की मानो, फिर अपने पति की मानो, फिर उसके बाद अपने बच्चों की मानो। और इसी जिम्मेदारियों में औरत दबके रहती है और यही औरत की ज़िंदगी होती है। जिस चीज़ के लिए संयुक्ता बोलती है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, चाहे मेरे को मरना पड़ जाए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए। उसकी माँ बोलती है कि अगर ऐसा ही होना है तो ऐसा ही ठीक, तुम लड़ लो। अगर तुम जीती तो ठीक, अगर हारी तो फिर तुम मर भी गई तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करता हुआ तो तुम्हारे स्वयंवर में आ जाएगा। संयुक्ता के पिता मतलब किन्नौर के राजा ने जो यज्ञ किया होता है, वहाँ पे हर एक राजा की जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे हर एक राजा का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है और वो पृथ्वीराज को नहीं बुला रहे होते और पृथ्वीराज ने उन्हें आधी दिल्ली लेने से भी मना कर दिया होता है, जिसके कारण वो उसका पुतला हवा में बना देते हैं और उसे गार्ड्स के बीच में खड़ा कर देते हैं, जो कि उनका अपमान होता है। इस बात को सुनकर पृथ्वीराज को बहुत बुरा लगता है और वो युद्ध के लिए तैयार होने लग जाते हैं, क्योंकि ये एक राजा का अपमान होता है। इसीलिए वो सुबह उस स्वयंवर में चले जाते हैं। जो स्वयंवर शुरू होने वाला होता है तो संयुक्ता के सामने एक बात रखी जाती है, जितने लोग भी यहाँ पर हैं उनमें से आप किसी को भी माला चढ़ा सकती हो और उसी को हम सभी लोग अपना आशीर्वाद देके अपना लेंगे कि वही आपका पति होगा। इस चीज़ के अगेंस्ट वो जाके बोलती है कि मैं पृथ्वीराज को पसंद करती हूँ, मैं पूरी प्रजा के सामने बोलती हूँ। इस बात को सुन के उसके पिता मतलब किन्नौर के राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो उसे पीटने के लिए अपनी तलवार लेके उसे मारने के लिए जा ही रहे होते हैं। इसी बीच वो अपनी माला पृथ्वीराज के पुतले पे डाल देती है और पृथ्वीराज के पुतले को अपना पति मान लेती है। इसी बात को देख के उसके पिता उसे कोसने लगते हैं, तभी पृथ्वीराज वहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने पुतले के ऊपर माला देख के समझ जाते हैं कि क्या हुआ होता है, इसीलिए वो अपनी बीवी को वहाँ से लेते हैं, चली जाती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राज्य में आने के बाद संयुक्ता को इतनी इज्जत नहीं मिलती, कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जब आसपास के लोग उसके बारे में बातें बना रहे कि तुम ऐसे इस भी लड़की को नहीं रख सकते और तुम्हें इसके साथ शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें इसे परिवार में भेजना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए पृथ्वीराज मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं उस जगह पे उसे नहीं भेजूंगा और वो वहीं पे उससे शादी कर लेते हैं। जब उन्हें अपनी कुल देवता की पूजा करने के लिए जाना पड़ता है तो वो अपना राज सिंहासन अपने दादा के हाथों में और अपने प्रजापति के हाथों में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, ये बोल के कि उन्हें अपनी कुल देवता की पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा। जिस चीज़ के बीच में वहाँ पे जहाँ पे कुल देवता की पूजा कर रहे होते हैं दूसरी तरफ दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली पे हमला करने वाले कोई और नहीं संयुक्ता के पिता यानी किन्नौरपति राजा होते हैं, क्योंकि वो पृथ्वीराज के अगेंस्ट जाते हैं। वो गौरी से हाथ मिलाते हैं और उससे सौदा करते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम दिल्ली पे कब्जा करो और पृथ्वीराज को हरा दो, मुझे वो सिर्फ जिंदा चाहिए और तुम उसे मेरे को जिंदा ला के दो, उसके बदले में तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए उसके ही सोल्जर्स या यूं कहूँ उसी के कुछ सेना के लोग दिल्ली पे अपना हमला बोल देते हैं, जिसके कारण राजा ना होने के चक्कर में काका ये फैसला लेते हैं कि वो वहाँ पे लड़ने जाएंगे और वो दिल्ली की रक्षा में खड़े हो जाएंगे। वो वहाँ पे चले तो जाते हैं मगर वहाँ पे जाने के बाद आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। उसमें से काका और पृथ्वीराज के कुछ खास लोग भी होते हैं, जिनकी मौत के बाद वो बहुत दुखी होते हैं। जब उनकी मौत के बाद उनकी अस्थियां वहाँ पे आई होती हैं तो पृथ्वीराज उन्हें देख के रोने लगते हैं, मगर इन सारी बातों के लिए भी वहाँ की औरतें संयुक्ता को दोषी ठहराती हैं। वो कहती हैं इतने सारे मर्दों को मारने के बाद भी ये औरत यहाँ पे बैठी हुई है और इसे शर्म ही नहीं आ रही। जिन बातों को सुनकर संयुक्ता को बहुत बुरा लगता है। तभी उन सभी सैनिकों के बच्चे वहाँ पे आते हैं जो कि जवान होते हैं। वो कहते हैं ये कोई शोक मनाने का वक्त नहीं, हमारे परिवार वालों ने ये मौत चुनी थी, वो योद्धा थे और ये गर्व की बात है कि वो हमारे राज्य के लिए मरे, इसका कोई शोक मनाने की जरूरत नहीं है। आपको तो खुश होना चाहिए और आप हमारे सर पे पगड़ी बांधिए सम्राट, हम आपकी सेवा में खड़े हैं, आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे हम वैसा करने के लिए तैयार है। इस बात को सुनकर पृथ्वीराज को खुशी होती है और वहाँ का माहौल थोड़ा बदल जाता है। जब पृथ्वीराज बराबरी की बात कर रहे होते हैं तो आसपास के लोग इस बात को नहीं अपना पाते कि पृथ्वीराज की बीवी या यूं कहूँ कि रानी साहिबा उनके बराबर में बैठे। इस चीज के लेके बहुत सारे लोग पहले उंगली उठाते हैं। तभी पृथ्वीराज उन्हें बोलते हैं कि आपको चलना पड़ेगा,
धर्म के लिए। जो वहाँ पे बैठती है तो आसपास के लोगों से अपनाते नहीं। जब परेशानी सुनने की बात आती है तो कोई भी इस परेशानी नहीं बताता। इस चीज को सुन के रानी वहाँ पे खड़ी होती है और बोलते हैं कि आपकी इस प्रजा में क्या औरतें नहीं है? क्या औरतें नहीं है आपके घरों में जो यहाँ पे नहीं आई हैं? अगर औरतें होती तो यहाँ पे आती, मगर हमारी प्रजा में, हमारे समाज में यही होता है कि पुरुषों को आगे रखा जाता है और औरतों के पीछे, जिसके कारण औरतें हमेशा दबी रह जाती हैं और औरतों को परेशानी नहीं होती, मगर वो कभी यहाँ तक आ ही नहीं पाती। तभी राजा बोलते हैं कि आपको इस सिंहासन पे बैठना पड़ेगा धर्म के लिए। जब तक हम हैं आप हमारे साथ बैठेंगे। हमारा धर्म बराबर, हमारी जगह बराबर और हमारी जिम्मेदारियां बराबर। इस बात को बोल के वो दोनों प्रजा के सामने उनके बीच में साथ में बैठ के शासन करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज को जाना पड़ता है युद्ध के लिए। वहाँ पे गौरी उनको चुनौती देता है और कहता है कि तुम्हें अगर दिल्ली चाहिए तो तुम्हें इसे कमाना पड़ेगा। सम्राट इस बात के लिए मान जाते हैं और वो युद्ध पे चले जाते हैं। युद्ध पे जाने के बाद वो युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा होता। मोहम्मद गौरी के पास कोई भी तरीका नहीं होता जिस तरीके से वो पृथ्वीराज से जीत सके। इसके कारण वो पृथ्वीराज के जगह पे रात के वक्त केरोसिन या पेट्रोल गिरवा देता है, जिसके कारण टेंटों के पास आग लग जाती है। उस आग के चक्कर में वो उसके सारे सोल्जर्स को या सारे सिपाहियों को बंदी बना लेता है, जिसके कारण पृथ्वीराज को हार माननी पड़ती है। वो उसे बंदी बना के अपने राज में लेके चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब यही बात हमारी संयुक्ता जी यानी कि रानी साहिबा को पता चलती है तो डिसाइड करती हैं कि वो जौहर करेंगी। अपने उनकी दासियां उनके लिए उनका शादी का जोड़ा लाई होती हैं तो वो मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि मेरे पति एक योद्धा है और मैं आज योद्धा का वस्त्र पहन के तब जौहर करूंगी और आग में समर्पण हो जाती हैं। जब स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था कि पृथ्वीराज की आंखें अब नहीं रही हैं। वो गौरी के सामने खड़े हैं और वो वहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। आसपास के लोग जो वैद्य होते हैं वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं या फिर उनका उपचार करते हैं। उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं वो कहते हैं कि मैं गौरी से अभी भी लड़ना चाहता हूँ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा जब तक मेरी सांसें बची हुई हैं। वो गौरी के सामने जाते हैं और उनको चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं क्यों तुम 7 सोल्जर्स को मेरे सामने भेज रहे हो? क्यों तुम 7 सिपाहियों की जान लेना चाहते हो? इससे बेहतर है कि तुम मेरे सामने आओ और हम 2 लोग लड़ाई करें। मुझे ये तुम और मैं। गौरी जिसके पास आंखें होती हैं, तलवार होती है, एक घोड़ा दिया जाता है और उसके हाथ में एक भाला होता है जिससे वो पृथ्वीराज को मारने की कोशिश करता है, मगर पृथ्वीराज उसके झुकने के कारण उस तरीके से कि वो कहाँ पे हो सकता है उसे मार देता है। और वहीं पे जब पृथ्वीराज जीत जाता है सभी लोग उसे तीर मार देते हैं। दूसरी तरफ सोनू सूद जो कि पृथ्वीराज का एक सिपाही होता है जिसे फ्यूचर दिखता है, वो पृथ्वीराज को वहीं पे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं जानता था सही होने वाला है, पर मुझे खुशी है कि आपने इस युद्ध को किया। मुझे खुशी है कि आपके मरते दम तक मैं आपके साथ था। तभी पृथ्वीराज को बहुत सारे तीर लग जाते हैं और सोनू सूद को भी बहुत सारे तीर लग जाते हैं, जिसके कारण पहले पृथ्वीराज की फिर सोनू सूद की मौत हो जाती है। और इसी के साथ स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूले। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगे एक नई स्टोरी, एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।